जय हिंद दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एमएलवी स्टडी में। तो दोस्तों आज हम क्या करेंगे कि अपने जो एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है परमाणु भौतिकी, और वही इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इस चैप्टर का नाम है एटम्स। तो उस पूरे चैप्टर को आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके जो टॉपिक्स है मेन 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 बड़े बड़े, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है। और उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, एक एक टॉपिक को अलग अलग से पढ़ेंगे और अलग अलग छोटे छोटे वीडियो बनाकर, ठीक है। तो देखिए कि आपके सबसे पहले जो एटम्स है उनको समझने का कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट, है ना, या फिर जो परमाणु है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझने की कगार में जे जे थॉमसन आए, और जे जे थॉमसन ने कहा कि मेरा जो मतलब जे जे थॉमसन ने कहा कि जो एटम होता है, ये ये जो एटम होता है उसके अंदर जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कुछ इस प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर बिखरे हुए होते हैं, यानी नाभिक के अंदर बिखरे हुए होते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर बिखरे हुए होते हैं। लेकिन आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इस एटम के ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं, इस ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं। तो ये बात तो यहाँ पर इसकी गलत साबित हो गई। तो जे जे थॉमसन ने जो अपना मॉडल दिया था प्लम पुडिंग मॉडल, इसको अपन तरबूज का मॉडल भी कह सकते हैं, है ना। तो ये चीज यहाँ पर फेल हो गई थी। उसके बाद अपने आए रदरफोर्ड भाई साहब, उन्होंने सन 1919 में अपना एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया। वो अभी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद उसकी कुछ कमियां रह गई थी, ठीक है। उसके द्वारा कुछ चीजों को समझाने में वो नाकाम हो गया था। उसके बाद हमारे भाई साहब बोर भाई साहब आए, ठीक है, बोर साइंटिस्ट आए। उन्होंने भी अपना एक बोर मॉडल दिया था और अपने कुछ पोस्टुलेट दिए थे जो कि अभी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इसने हाइड्रोजन के लिए एक स्पेक्ट्रम भी बनाया था, और फिर इसकी कुछ कमियां होती है वो पढ़ने वाले, ठीक है। तो अभी जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है अपना, वो अपन पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने में जो रदरफोर्ड थे साइंटिस्ट, सन 1909 में, ठीक है, 1919 में उस उन्होंने एक अच्छा, आप हेडिंग डाल दीजिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपना एक सेटअप बनाया, और उससे उन्होंने किसी एक गोल्ड फॉइल के ऊपर, ये मान लीजिए अपने एक, ये उन्होंने एक गोल्ड फॉइल बनाया, ठीक है, एक गोल्ड फॉइल बनाया। उसके ऊपर उन्होंने क्या किया कि एल्फा पार्टिकल की बौछार की, ठीक है। एल्फा पार्टिकल, ये यहां से अभी मैं लिख लूंगा इसके लिए। तो आप देखेंगे कि ये जो एल्फा पार्टिकल है, मान लीजिए, तो उसके द्वारा कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आया कि जब उसने क्या किया कि इस जो इसके जो सेंटर से जो भी अपना सेंटर से जो भी अपनी ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम जा रही थी, वो कुछ वो कुछ ज्यादा एंगल से डेविएट हुई, इस प्रकार से, ये देखिए, कुछ इस प्रकार से डेविएट हो गई, ठीक है। इसी प्रकार इधर भी अगर अपन देखें तो ये कुछ ज्यादा ही कोण से विस्थापित हो गई, वापस वापस डेविएट होकर लौट कर आई। और जब इसकी सेंटर से दूरी बढ़ेगी तो ये कुछ कम कम कोण से डेविएट होंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और एल्फा कण भी पॉजिटिव है। जब दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पर टकराएंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये कुछ इसको रिपेल करेगा, कुछ इसको प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये जो बीम थी वो कुछ ज्यादा एंगल से प्रतिकर्षित हुई, और फिर जो इस प्रकार एक बीम हो रही, वो कुछ कम एंगल से डेविएट हुई, मतलब थोड़ा अंदर चला गया वो, और ठीक है। उसके बाद और कोई बीम आई, तो क्या हुआ कि ये कुछ और ज्यादा एंगल से अंदर की तरफ चला गया, डेविएट हो गया। और उसके बाद जो सारी बीम आई वो बिना किसी डेविएशन के अपने पाथ पे वापस चली गई, ठीक है, आगे की ओर चली गई, है ना। और इधर भी कुछ इस प्रकार से बीम थी, ये कुछ ज्यादा एंगल से डेविएट हुई, फिर कुछ ज्यादा एंगल से डेविएट हुई। थोड़ा इसको ऐसे डेविएट कर देते हैं, ये कुछ इस प्रकार से डेविएट हुई, फिर ये कुछ इस प्रकार से। और इसके बाद जो
सारी बीम थी वो बिना डेविएशन के बाहर चली गई, ठीक है, ये जा रही थी। लेकिन क्या हुआ कि जब ये बीम इस फॉइल के बिल्कुल सेंटर में गिरी, ये ध्यान रखना इस फॉइल को बहुत ही पतला बनाया गया है, बहुत ही थिन बनाया गया है। कितना, 10⁻⁻7 मीटर, इतना मीटर इनवर्स है शायद, हाँ, 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स, इतना इसको क्या किया इन्होंने, इस बीम को बहुत ही पतला बनाया, ठीक है। चलो, और जो बिल्कुल एक बीम थी जो बिल्कुल सेंटर से गुजरी, वो उसने क्या किया, वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर दिया। जैसे ये गई और वापस लौट कर आ गई, जैसे ये सेंटर वाली बीम यहां तक गई और अपने पाथ को इसने वापस रिट्रेस कर दिया, ठीक है। तो इस चीज से ही उसने क्या किया कि सबसे पहले तो इस चीज को देखा कि क्या क्या कार्यक्रम हो रहा था यहाँ पर। उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि अधिकांश जो एल्फा पार्टिकल की बीम थी, एल्फा कण की बीम थी, वो बिना कोई एंगल के या बिना किसी विस्थापन के वापस उधर लौट गए। मतलब जैसे ये अपनी एक गोल्ड फॉइल है, तो जैसे ही मैंने इस पे एक ये बीम डाला तो ये यहां से सीधी चली गई, मतलब बिना कोई डेविएशन के सीधी चली गई। और कुछ बीम थी एल्फा पार्टिकल की, वो कुछ कोण के साथ डेविएट हो गई, कुछ कोण के साथ। देखिए, जैसे ये मेरी गोल्ड फॉइल है, समझना, और ये यहां पर एक न्यूक्लियस बैठा हुआ, समझने की कोशिश करना। तो अभी इस न्यूक्लियस से, ये एक न्यूक्लियस है और ये भी अपना एल्फा पार्टिकल की बीम है, ठीक है, अच्छे से देखना। तो क्या होगा कि जब ये सेंटर पे आएगा, सेंटर पे आएगा तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करके वापस इसके पाथ में भेज देगा। यहां जैसे आया वापस इसको रिट्रेस कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक बीम आई जो थोड़ा सा इस सेंटर से दूर थी, तो वो क्या हुआ, थोड़ा सा रिपेल हुआ, इस प्रकार से चली गई, इस प्रकार से। फिर और कोई बीम थी थोड़ा और दूर आई, तो वो कुछ थोड़ा अंदर चला गया, फिर इस प्रकार से चला गया। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि कुछ कण तो बिना अपना कोई एंगल के सीधे चले गए, कुछ कण कुछ एंगल से चले गए, और लगभग 8,000 से 10,000 में एक उनका कण था, एक पार्टिकल था 8,000 से 10,000 में। वो पार्टिकल क्या हुआ, अपना जो इनिशियली जो प्रारंभिक पाथ था उसी को उसने वापस रिट्रेस कर दिया, मतलब जैसे आया वैसे वापस चला गया, नो डेविएशन हुआ, ठीक है। चलो ठीक है, अब अपन नोट्स लिख लेते हैं कि भाई क्या लिखना चाहिए। सबसे पहले आप इस डायग्राम को बना लीजिए, इसमें आप ये शो कर दीजिए कि ये अपनी गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल है, हिंदी मीडियम वालों के लिए सोने की पन्नी, सोने की पन्नी, ठीक है। और ये जो है, ये जो बीम आ रही है, इस प्रकार से ऐसे कुछ बना दीजिए आप। फिर यहां आप लिख लीजिए कि एल्फा पार्टिकल्स है, ठीक है, ये एल्फा कण है। एल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना, 2He4, 2He4। तो एल्फा पार्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना है ना। एल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। चलो अभी अपन नोट्स के लिए कुछ लिखते हैं, अभी आप इसको नोट कर लीजिए। सो गाइस, अभी अपन ने एल्फा पार्टिकल के लिए रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखा था, और उसके लिए अब अपन क्या लिखने वाले, नोट्स लिखने वाले हैं, है ना। तो नोट्स में सबसे पहले उसने जो ऑब्जर्वेशन किए थे, पहला ऑब्जर्वेशन था कि मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है, ये बात मैंने बता दी थी। सेकेंडली ये लिखना है कि सम ऑफ एल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट, सम ऑफ द एल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट थ्रू स्मॉल एंगल, ठीक है, क्योंकि कुछ एंगल से कुछ पार्टिकल चले गए थे। थर्ड ये लिखना है कि एनी वन पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ द 8,000 रिट्रेसेस इट्स पाथ, ठीक है। 8,000 से में से एक ऐसा पार्टिकल था जो वापस इस प्रकार से गया था और वापस लौट कर आ गया था, ऐसे गया था और वापस ऐसे लौट कर आ गया था, जो अभी अपन ने पढ़ा भी था, ठीक है। तो ये बात तो ठीक थी। अब इससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला था, ये आपको पढ़ना है। तो कंक्लूजन क्या था कि भाई सेंटर के अंदर उसने देखा कि एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज है जिससे जो अल्फा पार्टिकल है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होकर वापस अपना इनिशियल पाथ को रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। तो इससे उसने ये भी पता लगाया कि जो
एटम के सेंटर में एक ऐसी चीज होती है जो पूरी तरह से डेंस होती है, हाईली डेंस होती है, मतलब उसका ऑलमोस्ट सारा मास, उसका सारा द्रव्यमान उसके केंद्र में ही संकेंद्रित माना जा सकता है, मतलब उसका केंद्र पे ही उसका सारा द्रव्यमान होता है और बाकी जो चारों ओर है वो खाली स्थान होता है। ठीक है, इस प्रकार से उसको पता लगा था। तो देखिए क्या लिखना है अब अपने को कि देयर इज सम एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन द गोल्ड फॉइल, यानी कि ये जो गोल्ड फॉइल थी इसमें यहाँ पर ही अपना कार्यक्रम हो रहा था, यहाँ से ही वापस रिट्रेस होकर जा रहा था, बाकी तो सारा एम्प्टी स्पेस है ये देखिए। ठीक है, तो उसने ये कहा था कि सम एम्प्टी स्पेस इन दी बिटवीन द गोल्ड फॉइल। सेकंड बात ये थी कि देयर इज सम चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और चार्ज भी कुछ प्रेजेंट है न्यूक्लियस जिससे वो वापस रिट्रेस हो रहा है। थर्ड बात ये लिखना है कि देयर इज ए डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द center because the alpha particle which retraces its path moving along central line। ठीक है भाई, यहां तक ठीक है। अब अपने को इसकी एक लिमिटेशन भी लिखनी है, यहां तक समझ में आ गया आशा करता हूं। अब इसका एक लिमिटेशन था वो आप समझ लीजिए। इसका एक लिमिटेशन था, क्या था? और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हिंदी में नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं मेरी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो आप हिंदी वाले हिंदी में नोट्स बना सकते हैं। और मैं यहाँ पर कुछ वर्ड होते हैं जो टेक्निकल होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या होगी कि उसने ये कहा था कि जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में, ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो ये अपने ऑर्बिट्स है, अभी तो ऑर्बिट्स ही है, वो कह रहे हैं भाई जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उनमें रिवॉल्व करते हैं। तो क्या ऐसा सही है? क्यों सही बताओ, क्या सही है? और अगर ये चक्कर लगा रहे हैं इसके चारों ओर, तो क्या ये अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेंगे? कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, अगर वो त्वरित है, ध्यान रखना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल त्वरित है एक्सेलरेटेड, तो क्या करेगा? जब एक्सेलरेशन है यानी वो चल रहा है उसका कुछ वेलोसिटी, तो वो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लॉस करता है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या करता है? लॉस करता है। अगर वो ऐसा करता है तो धीरे धीरे लॉस करते एक टाइम ऐसा टाइम आ जाना चाहिए था, एक समय ऐसी स्थिति आ जानी चाहिए थी कि वो अपनी सारा में जो एनर्जी है वो सारा लॉस कर दे और कुछ इस प्रकार से अपना पाथ को फॉलो करते हुए इस न्यूक्लियस में चला जाए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? आप बताओ ना। ऐसा संभव तो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर गिरता नहीं है, और नहीं गिरता है तभी तो ये एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और यही सारे एटम मॉलिक्यूल मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को बनाते हैं। इसी में अपन जन्म लेते हैं और जिसी से हम भी बनकर बने हुए हैं। तो हम इतनी सारी चीजें यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये चीज तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इसकी एक कमी यही थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं, ऐसा इसने बताया था, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसकी एक ही कमी यही थी कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग के बारे में कुछ नहीं बता पाया था, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से चक्कर करता है चारों ओर उसके बारे में कुछ नहीं बता पाया था। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और प्लीज कमेंट करना अगर आपको अच्छा लगे तो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो आपको रोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत दोस्तों।